चलिए सीधा रुख कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां हमर बिलासपुर बढ़त बिलासपुर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके पधार चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम हमर बिलासपुर बढ़त बिलासपुर जारी है और इस बीच अब मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है। अनुसुईया उइके जी मंच पर पधार रही हैं। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करें। हमर बिलासपुर बढ़त बिलासपुर बंसल न्यूज का सामाजिक सरोकार के तहत एक और कार्यक्रम बिलासपुर में आयोजित किया गया। मैं चाहूंगा कि मैम आप मंच पर आए और सबसे पहले दीप प्रज्वलन करें। मैं साथ ही एसीसीएल के जी श्रीनिवासन जी से निवेदन करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलन करने के लिए मौके पर पहुंचे। मैं इसके साथ ही एसएसपी पारुल माथुर जी से भी निवेदन करूंगा कि मैम के साथ दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही स्टेट हेड हमारे आदित्य नामदेव जी सर से भी कहूंगा कि वो आए और दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम हमर बिलासपुर बढ़त बिलासपुर उच्च शिक्षा समस्या और समाधान इस विषय पर हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी और मैम अनुसुईया उइके जी जो राज्यपाल हैं वो उनसे बातचीत करेंगे। तो आधे घंटे तक के हम यहाँ की शिक्षा को लेकर क्या समस्याएं हैं, उनसे जुड़ी समस्याओं का किस तरीके से निराकरण कर सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत के लिए मैं स्टेट एडिटर हमारे आदित्य नामदेव सर से कहूंगा कि वो मैडम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियां से मैम का स्वागत किया जाए। आज छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई थी। हम सबके साथ में काम किए हैं बहुत समय डिप्टी स्पीकर जो थे मंडावी साहब, उनका आज निधन हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम 2 मिनट का मौन उनके लिए रखें। मैम से मैं कहूंगा कि 2 मिनट के लिए हम खड़े होकर सभी 2 मिनट के लिए मौन रखें। जी मैम, चूंकि आज का दिन राजकीय शोक का भी है, 2 जिलों में राजकीय शोक है, तो पहले तो शुरुआत मंडावी साहब से ही मैं करना चाहूंगा क्योंकि काफी लंबा समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में उन्होंने दिया। मैम, काफी लंबा समय उन्होंने काम भी किया और किस तरह से आज उनको याद करना चाहेंगे आप? जी निश्चित रूप से आज जैसे ही उनका निधन का सुना, आकस्मिक उनका निधन हुआ, तो मुझे लगता है कि किसी को यकीन ही नहीं था कि इस तरह का मतलब उनके जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन अब ईश्वर को जो भी मंजूर है हुआ है, उनका समय उतना ही था। लेकिन कुछ भी हो, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे पूरा आदिवासी समाज में, ऐसे दमंग नेता के रूप में और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति। और मुझे लगता है कि प्रदेश के लिए उनके आकस्मिक निधन से बहुत क्षति हुई है और पूरे राज्य को भी, कि जिस तरीके से वो समाज के लिए और एक उपाध्यक्ष के पद के नाते एक संवैधानिक पद पे वो बैठे थे और इससे हम सबको बहुत दुख हुआ है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों को इस दुख के समय में सहन करने की क्षमता दे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल मैम, आज का विषय हमने रखा है उच्च शिक्षा समस्या और समाधान। चूंकि उच्च शिक्षा आपका सब्जेक्ट है, कुलाधिपति हैं आप। छत्तीसगढ़ में अभी भी मैम अधिकतर छात्र छात्राओं को देखता हूं, बात करता हूं, वो इन्वायरमेंट है नहीं, वो इंस्टीट्यूशन है नहीं। आज भी यूनिवर्सिटीज की हालत हम देख रहे हैं, ग्रेडिंग में हम कहाँ हैं, बहुत कुछ करना बाकी लगता है अभी भी। ये बात तो बिल्कुल सही है और चूंकि मैं ये आपको बताना चाहूंगी
कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है जो है एक आदिवासी बाहुल प्रदेश के रूप में माना जाता है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ पर 15 जो है शासकीय विश्वविद्यालय हैं और 15 निजी विश्वविद्यालय। देखने में मुझे जो, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है, बस्तर और आपका सरगुजा संभाग, चूंकि ये काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है और वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चों की स्थिति जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो सरकार का जो फीस रहती है उसके बावजूद भी वो आगे पढ़ने के लिए उनका इतना पैसा नहीं होता आर्थिक कि वो आगे पढ़ सके। और इसके लिए समाधान के लिए भी मैंने सोचा है कि एक विश्वविद्यालय में के आर्थिक एक कोष बनाना चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चों को जो उनके माता पिता उनको पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो आगे नहीं पढ़ सकते, अगर विश्वविद्यालय उनके ऐसे बच्चों की अगर वो कोर्स होगा तो ऐसे बच्चों को मदद के लिए वो आगे आएंगे, तो इससे निश्चित रूप से वो बच्चा पढ़ाई के निकल कर और आगे बढ़ पाएगा। और इसके साथ ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये जो समस्या की बात कर रहे हैं आप, अब ये जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीएससी में हो या आपका नीट में है या मेडिकल के क्षेत्र में है, बहुत सारे जो यूजीसी में, अब इनकी कोचिंग की भी जो है प्राइवेट में तो बहुत सारी फीस लगती है, वो लोग नहीं उसको कर पाते हैं। तो इसके लिए भी एक बहुत जरूरी होता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी निःशुल्क कोचिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को भी निःशुल्क दे, ताकि वो विभिन्न जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन चीजों में भाग लेकर और वो उसको अच्छा एक जॉब प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से हमने देखा है कि कई लोग डिग्रियां पढ़ लेते हैं और बेरोजगार की स्थिति में घूमते रहते हैं। अब या उसी समय जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक प्लेसमेंट मैंने सुझाव दिया था कि एक प्लेसमेंट का भी एक इस तरह का भी वहां पर आयोजन करें, जिससे कि जितने भी अपने उद्योग विभाग से संबंधित हों या कंपनियां जो हैं और भी अन्य अन्य चीजों से जो है उनके साथ एमओयू करें। तो हमारे जो बच्चे लोग हैं आज, चाहे वो एनआईटी में, आईआईटी में या एमए या कॉमर्स, जितने भी जो लोग हैं, और दूसरा सुझाव मैंने ये भी दिया था जब हमारी वीसी की बैठक हुई थी, तो इसमें एक ये भी एक चीज होना चाहिए कि उनकी काउंसलिंग होना चाहिए। कभी कभी बच्चे पढ़ता तो है लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि मैं किस जॉब में जाना चाहूँ, कौन सा मेरे लिए होगा, वो कंफ्यूज होता है। अगर उसका समय समय पर काउंसलिंग होती रहे, एक काउंसलिंग का एक सेल बन जाए और उसको समझाए, एक मोटिवेशन उसको दिया जाए कि नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी रुचि किस में है, तुम क्या ये कर सकते हो और उसके किस मतलब सेक्टर में, किस जॉब में तुमका क्या बेनिफिट है, और उससे उसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इस तरह का भी मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर। और दूसरी बात मैं ये देखती हूँ, एक समस्या ये भी है कि हमारे विश्वविद्यालय में देखने में आया है कि लाइब्रेरी अब बहुत सारे दूर दराज में बच्चों के लिए पढ़ाई का वो उतना पर्याप्त उनको पुस्तकें नहीं मिल पाती है, और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो और भी जानकारी के तौर पर। तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए जो ऑल विषय से संबंधित, ताकि वो वहां पर उसके माध्यम से वो डिजिटल जब हो जाएगा तो वहां उसको ये सारे कोर्स और सारे अलग अलग विषय को लेकर ये सारी चीजें उसको पढ़ने को मिलेगी। तो ये तमाम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और दूसरी बात, आपने एक बात कही ना मुझे कि आज भी ग्रेडिंग में बहुत कम है। बिल्कुल। नेक में हमने देखा है कि आज भी हमारे जो लोगों को ए और बी ग्रेड नहीं मिल पाया है, बहुत कम विश्वविद्यालय में सी कब मिला है। तो ये चीजें कितना मतलब दुर्भाग्य है कि इस तरह के विश्वविद्यालय में अगर ए और बी का नहीं होगा। अगर ये होता तो नेक में इन तरह से यूजीसी के द्वारा इनको ग्रांट वगैरह भी काफी मिलती है,
और इसके कारण हमारा विश्वविद्यालय में आज भी शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा कमी है। और इसको लेकर मैंने प्रयास किया है और हमने कहा कि नेक में आने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हमने कहा कि जो टीम बनाकर, और इसको मैंने एक कहा कि एक विश्वविद्यालय को इसकी पूरी जिम्मेदारी लें और हमारे उस विश्वविद्यालय को ट्रेन करें कि अच्छे से अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, बच्चों के लिए बने, और जिससे कि ये तमाम सुविधा से युक्त अगर विश्वविद्यालय होगा तो वो ऑटोमेटिक उसकी ग्रेडिंग बढ़ेगी। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या भी रही है कि नहीं आने का कारण, एक समस्या जो मैंने मंत्री जी को भी कहा कि व्याख्याता की बहुत कमी है आज भी अनेक विश्वविद्यालय में, और वो उसके लिए मैंने सरकार को निर्देश भी दिया है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी खाली पद हैं उसको शीघ्र ही भरा जाए, ताकि इससे बच्चों का भी नुकसान हो रहा और कॉलेज का भी, विश्वविद्यालयों का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे तमाम ऐसी समस्या है और जिसको लेकर बच्चों में मतलब शिक्षा, फिर भी मेरा ये प्रयास हो रहा है कि मैं समय समय पर सारे विश्वविद्यालय, निजी और सरकारी दोनों विश्वविद्यालय के वीसी से, अभी भी पिछले ही महीने मैंने 2 दिन तक मीटिंग रखी और ये भी कहा कि अभी 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अभी अन्य प्रदेशों में ये शिक्षा नीति बताइए कि लागू हो गई है। आज हमारे यहाँ पर अभी सिलेबस बना नहीं है। कमेटी, मैंने कहा था, शिक्षा मंत्री को निर्देश भी दिया है कि ये जो शिक्षा नीति इतनी अच्छी है कि आप मतलब 4 साल का समय दिया है कि 4 साल में आप डिग्री जो है उसके अंदर भी जो है आप दूसरा कोर्स बीच में भी छोड़कर जा सकते हैं, और अगर चाहें तो आपको 2 डिग्रियां मिल सकती है कम समय में। इसमें बाध्यता नहीं है, पहले 3 साल में ही आपको लेना पड़ता है। बीच में व्यक्ति को लगता है कि अरे उसको छोड़ना, तो फिर उसके बाद तो उसकी डिग्री मिल। रोजगार उन्मुख से संबंधित शिक्षा देने का जो है, आत्मनिर्भरता भारत की जो कल्पना की है प्रधानमंत्री जी ने, तो कि उसको किस तरह से आज शासन के द्वारा इस तरह की कौशल विकास भारत, मतलब ये जो है योजना, उसके तहत ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए कि वो रोजगार उन्मुख हो, और जैसे ही वो शिक्षा लेगा तो तत्काल उसको रोजगार भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसे अनेक चीजें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, तो मैंने डायरेक्टर और कुछ चीजों की विश्वविद्यालय के 5 वीसी की मैंने एक कमेटी बनाई थी, और आप देखें कि जो सिलेबस के लिए तैयारी हुई है, आखिर इसको कब तक इस नए सिलेबस के रूप में, क्योंकि ये साल तो मुझे लगता है कि चला गया, ये इसी साल लागू होना था। तो मैंने कहा कि जल्दी से ही कुछ नहीं हो, तो मैंने निर्देश दिया। मुझे लगता है कि शायद अगले सप्ताह में, नवंबर के सप्ताह में एक अध्यादेश आएगा। मैंने कहा कि मैं इसको जल्दी से, पूरी तैयारी हो गई है। और उसको फिर दूसरी बात, इसमें ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि आज भी ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि इसको कैसे लागू करेंगे, किस तरह का इसका डिग्री, हम 2 डिग्री कैसे देंगे। बहुत सारी कभी अभी जो यूजीसी का भी जो है ना मतलब गाइडलाइन जो आ रही है, उन्होंने भी इस चीज को तैयार किया है। तो उसके आधार पर, और हम इस शिक्षा जो सिलेबस बनेगा, तो हम प्रदेश के भी कुछ सब्जेक्ट को भी उसमें जोड़ेंगे कि यहाँ की जो ज्योग्राफी वाइज जो है, यहाँ टूरिज्म का भी है, ये चीजें भी, हमारी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो ऐतिहासिक धरोहर है, इसकी भी जानकारी हमारे बच्चों को कैसे मिले, जानकारी भी रहे। उसके साथ ये सारी चीजों को हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, और मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा बहुत ज्यादा प्रयास चल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके कि आने वाले समय में ये कोर्स शुरू हो जाए। मंच में जब हम आपको सुनते हैं मैम, तो आप कहते हैं मेरी सरकार, मतलब सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार आपकी सरकार है। आत्मानंद स्कूल शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, आत्मानंद कॉलेज भी शुरू हो रही है। उन पेरेंट्स के लिए निश्चित तौर पर जो
अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए मील का पत्थर है। क्या ये सब योजनाएं धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच रही है? लगता है कि इससे फायदा मिलेगा आम लोगों को? आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद कॉलेजेस जो इंग्लिश मीडियम शुरू है। बड़ी चीज है, आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पर इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल होना चाहिए है वो नहीं मिल पाते, और जनरली आजकल हर चीज में कंपटीशन सा बढ़ गया है। आपको चाहे मेडिकल में जाएं, टेक्नोलॉजी में जाएं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, और हर जगह आपको मालूम है कि अंग्रेजी के बगैर इस तरह की टॉप पोस्ट में जाना उसके लिए नामुमकिन था। अब बाकी तो शहर में जो है सारी फैसिलिटी है, मगर वो बच्चों को अगर इंग्लिश से ही अंग्रेजी नहीं आएगी तो वो कहाँ से इस तरह का आगे अच्छे जॉब में पहुंच सकेगा। लेकिन ये प्रयास सरकार का मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है कि वो इंग्लिश मीडियम में आप बच्चे लोग, आप देखिए, मैंने जब टीवी के माध्यम से देखती हूँ बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं लड़कियां, जो ट्राइबल और ये क्षेत्रों में कभी आप सोच नहीं सकते। अब हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो हिंदीवादी प्रदेश रहा है, हम भी ग्रामीण क्षेत्र में, मैंने खुद पढ़ा है, वहां तो अंग्रेजी की जगह हम संस्कृत लेकर पढ़ा। उस समय तो इतना भी कोर्स नहीं होता था, लेकिन अब इतनी ज्यादा हर चीज में नई नई टेक्नोलॉजी आ गया है, तो ये तो प्रयास सरकार का बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, एक और मैंने बात कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इस समय एक बहुत अच्छी चीजें वो ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल ही, मतलब अब वहां पर अभी तक देखा कि गांव के लोग अब ये अंग्रेजी के कारण वो पीछे रह जाते थे, मेडिकल में नहीं, इंजीनियर में नहीं, और भी जो अपना कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकते, टेक्नोलॉजी में। अब प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि अब मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और जितनी भी वो है वो हिंदी में पढ़ाया जाए, जिससे हमारे लोगों को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा आगे चलकर। ये बहुत बड़ी चीज है कि अब जनरली क्या होता है कि आज हम भी कई बार देखते हैं कि उसके अंदर तमाम सारी, मतलब शिक्षित तो रहता ही है, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि जब अंग्रेजी सामने वाला बोल रहा होता है और वो अंग्रेजी से बात ना, तो अब दिल्ली में तो तमाम मैंने देखा है कि अंग्रेजी में बात करना तो सोचते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि वही सब बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये मेरा एक अनुभव रहा है, जब मैं दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में मेंबर बनकर गई तो वहां तमाम जो मेंबर, अब मैं तो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहां हम अगर जरा से भी अंग्रेजी के शब्द बोल देते तो एक दूसरे को क्या टांट करते हैं अपने आप को तो वो एक, और फिर गांव के परिवेश में, क्योंकि मेरा एक सोशल वर्क रहा है, राजनीतिक क्षेत्र का भी रहा है, तो उनके बीच में माहौल भी ऐसा रहता है कि हमें हिंदी में ही बात करना होता है, और ना प्रैक्टिस में भी नहीं आया। अब मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर मैं पहुंच जाऊंगी और वहां मुझे इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में थी, तब मैंने ये देखा कि सारी पुस्तकें अंग्रेजी में हुआ करती थी। तो फिर एक दिन हम लीगल अवेयरनेस के कैंप के लिए स्लम एरिया में गए। हमारा कैंप पूरे देश भर में लगता था और वहां पर लीगल अवेयरनेस के माध्यम से महिलाओं के अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस करना हमारे लिए बहुत एक अभियान था। तो वहां पर बहुत गरीब महिलाएं थी और हमारे जो अधिकारी लोग थे उन्होंने बढ़िया फोल्डर बनाया और अंग्रेजी के जो हमारे कानून का जितनी भी चीजें थी वो एक उसमें, और उस फोल्डर के अंदर रखकर वो किताब उन्होंने रखकर और उनको दे दिया। एक पत्रकार आया और मेरे सामने फोल्डर लाया, बोले मैडम एक बात पूछूं? उनका बताइए। आप ये जो महिलाओं को आपने बिठाला है तो क्या आप इनको लीगल अवेयरनेस का जो जागरूक करेंगी? मैंने कहा हाँ। तो बोले ये जो है ये तो हिंदी भी नहीं जानती, उतनी अच्छी पढ़ती भी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि देख लीजिए ये अंग्रेजी में। मुझे तब लगा कि वास्तव में मतलब हम एक अंग्रेजी को आवश्यक है अंग्रेजी भी, लेकिन वो एक 80% लोग जो हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं
और फिर इसके लिए तो फिर ये प्रधानमंत्री जी ने जो अभी जो रखा, आपको विश्वास नहीं होता, मैंने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में, और मैंने कहा कि नहीं, हर चीज यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर ये प्लेटफॉर्म है, उन गरीब, पिछड़ी, शोषित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करते, उनको सशक्त करने की दिशा में, तो हमारे पास इस तरह का लिटरेचर नहीं जो हम उनको किस तरह का समझाएं। हम बड़े बड़े कानून बना लें, आज वो कानून ही को नहीं पढ़ पाएंगे और सारे अंग्रेजी में अगर लिखे रहे तो वो कैसे न्याय पाएगी। तो हमने कहा कि नहीं, मैंने वहां परिवर्तन लाया इस बात को, और ये जो चीजें सोच को लेकर ही प्रधानमंत्री जी ने शायद सोचा होगा कि, और उन्होंने कहा अभी जो 20 ये राष्ट्रीय नीति में कि क्षेत्रीय भाषा का भी उसमें शिक्षा होनी चाहिए, अपनी मातृभाषा का, प्राइमरी से। ये बहुत बड़ी चीज हुई है, हमारे यहाँ पर भी है, छत्तीसगढ़ में भी कई भाषा है। इनके लिए भी मैं ये कहूंगी कि इनके लिए भी इनका कोर्स और इसकी प्रशिक्षण देना चाहिए, इसकी भी टीचिंग होनी चाहिए। यहाँ आदिवासियों की बोली, भाषा, आज ये बात है कि शिक्षक हम अगर बस्तर में भेज दें, कोंडा गांव में भेज दें, सुकमा में, बीजापुर में, वहां के जो बच्चे लोग हैं हिंदी से नहीं समझते, वो अपनी भाषा, आज हमारे पास ऐसे शिक्षक नहीं है, इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्यों नहीं सोचा राज्यों ने कि आज अब तमिलनाडु में आप जाएंगे, उनकी भाषा ही आप नहीं समझ पाओगे। भाई वो लोग, हर लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। जो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बहुत दौरा किया, मैं जब राष्ट्रीय जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष थी, तो वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र में हम जब जाते थे, इतनी कठिन, अगर वहां पर कोई व्यक्ति टीचर जाएगा, वो अंग्रेजी पढ़ाने वाला हो या हिंदी, तो वो क्या समझेंगे। तो हमें भी ऐसे लोगों को ट्रेन करना चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए इन्होंने एक आत्माराम इंग्लिश मीडियम क्लास शुरू किया है, इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ भाषा का होना चाहिए, हल्बी भाषा का होना चाहिए, जो सबसे बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य में है। उसके लिए भी हमें टीचर को तैयार करना चाहिए। ये मेरा। मैम, संघर्ष कहते हैं, जब तक संघर्ष नहीं होता आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते। छिंदवाड़ा से आप आती हैं, बहुत छोटी सी जगह से, साइकिल में सवारी की, हीरो मैजेस्टिक में सवारी की, और न चाहते मेहनत बहुत की, आज इस मुकाम तक पहुंचे। आज के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते मैम, हर के हाथ में एक मोबाइल देख लीजिए आप, सोशल मीडिया में पूरा समय वो निकाल देता है। एक डेडिकेशन जरूरी है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कोई ना कोई लक्ष्य जरूरी है, क्योंकि जहां से आपने शुरुआत की थी, जैसे आपने बताया, आदिवासी इलाका है, पूरी तरह से बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज आप राज्य की सबसे सर्वोच्च पद पर हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन तो और ऊपर थी, लेकिन आप राज्य की सबसे सर्वोच्च पद पर भी फिलहाल हैं। क्या आपके बच्चों में डेडिकेशन कम है, पेरेंट्स नहीं समझा पाते बच्चों को, या बच्चे नहीं समझ पाते, क्या लगता है मैम? नहीं, देखिए हमारे समय तो मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा स्कोप नहीं था ना, इतनी ऐसी पढ़ाई भी नहीं हुआ करती थी। वो तो एक सही कोर्स रहता था, 5वीं 8वीं और फिर मैट्रिक और फिर कॉलेज का जो कोर्स है। अब आजकल के बच्चों के लिए तो नए नए कोर्स और इतना ज्यादा वो हो गया, बहुत सारी चीजें, इतना पढ़ाई का भी उनके अंदर। बच्चा 30 से 3 साल का नहीं हुआ कि माँ बाप उसको भेज देते हैं, या तो फिर बाहर हॉस्टल में भेज देते हैं। तो जो घर का, परिवार का भी संस्कार जो उसको बचपन से मिलना चाहिए माँ बाप का, एक तो वो उससे दूर हो जा रहे हैं। और दूसरी बात, इन सब चीजों के बाद नई नई जो मोबाइल में भी ऐसे आजकल के, तो वो बच्चे, हमें नहीं आता, उनसे पूछ लो भैया ये कौन सा ऐप में क्या चीज है, कैसा ठीक करते हैं, बताइए आजकल के बच्चे। तो ये जो चीजें इतनी ज्यादा, जो टेक्नोलॉजी, तो ऐसा लगता है कि वो बचपन में पेट के अंदर ही सीख के आता कि देखिए छोटे बच्चे। तो और दूसरी बात, ये तो चीजें हैं। अब ये जो 2 साल हमारा जो गया है कोरोना का, वास्तव में बता रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा बच्चों में, इससे उनका जो मोबाइल के प्रति बहुत ज्यादा मतलब और ध्यान गया है कि ऑनलाइन के बदले में माँ बाप को लग रहा है कि भाई घर में तो एक तो सबसे बड़ी चीज खेलने को बाहर नहीं मिला, और बच्चे को किसी तरह से भाई ये शांति से रहे, तो मोबाइल ही थमा दिया। अब उसमें वो ऑनलाइन क्लास ले रहा, पढ़ रहा है कि और कुछ देख रहा है। तो इस तरह की भी आजकल उससे आदत में एक इस तरह के गेम और बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया इस चीज को, और खेल कूद और स्पोर्ट्स वगैरह सारे इस 2 सालों में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बच्चे लोग जो हैं उससे उभर कर आ रहे हैं। तो ये साल, जो 2 साल ने बहुत कुछ बच्चों को
मतलब इसकी ओर, मोबाइल की ओर। मैं खुद भी परेशान रहती थी। मेरे एक पोते हैं, वो रात रात भर मोबाइल में, अगर उनको मतलब नहीं देखने दें तो फिर वो, आप समझ सकते हैं, जो माँ बाप है वो लोग ही जानते हैं कि क्या स्थिति पैदा होती। तो ये जो है, फिर मुझे मजबूरन करके उनको हॉस्टल में डालना पड़ा। सुनते ही नहीं ना, बहुत मतलब क्या एक नशा सा जो है। लेकिन फिर भी कई बच्चों में और कई माँ बाप ने उनको जो संस्कार दिया है, आज भी बच्चे IIT, NIT और जितने भी इंस्टीट्यूट में, बेंगलोर जैसे, पूना जैसे शहरों में, दिल्ली में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि बच्चों को शुरू से अगर अच्छे संस्कार देते गए, माँ बाप का अगर मिलते गए, लेकिन क्या है कि जो आज का परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण ही कुछ ऐसा, समय का माहौल ही कुछ ऐसा आ गया है कि जो पहले के संस्कार, इसीलिए इस शिक्षा नीति में वो पुनः पुराना ही समय की शिक्षा का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी अच्छे संस्कार कैसे बच्चों को दिया जाए, तो उससे फिर संस्कार के साथ वो आगे बढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो वो समाज के लिए भी, देश के लिए भी और खुद के अपने भविष्य के लिए भी कुछ कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो व्यक्ति, मैं जब दीक्षांत समारोह में जाती हूँ तो वहां शपथ लेते हैं, कुलपति शपथ दिलाते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करूंगा, माँ बाप के प्रति मैं पूरा सम्मान करूंगा, और राष्ट्र और समाज की सारी चीजें, हम हर क्षेत्र में शपथ तो लेते हैं। आप बड़े बड़े जॉब में जहां भी जाते हैं, हम भी शपथ लेके आए हैं यहाँ। अब शपथ तो लिया है, ये सारी चीजें क्या उसके अनुरूप जीवन में उसको उतारा है? मैं कहती हूँ कि आचार, विचार और संस्कार के साथ एक अच्छा व्यक्तित्व जिसको जीवन में अगर उसने ग्रहण किया, और अच्छे व्यक्तित्व के साथ वो चाहे किसी भी जॉब में, बिजनेस में हो या जॉब में, नौकरी में हो, तो निश्चित रूप से वो सम्मान पाता ही रहता है और आगे बढ़ता है। मैम, अधिकारियों से बातचीत होती है, बाकी सब लोग बोलते हैं कि मैडम बहुत दौरे करती हैं। आप 22 साल हो गया छत्तीसगढ़ बने, मैंने भी इतने सारे गवर्नर्स को देखा, इतना एक्टिव कोई गवर्नर मैंने देखा नहीं आज तक। हर किसी से मिलना, हर प्रोग्राम में शामिल होना। क्या लगता है कि ये जो दूरियां गवर्नर हाउस और आम लोगों के बीच थी, उस दूरियों को, क्योंकि इतने लोगों को मिलते हैं, मैं देखता हूँ आज सुबह आपका कार्यक्रम था, अभी एक कार्यक्रम, कल शायद फिर एक कार्यक्रम है, इतना बहुत ज्यादा गवर्नर दिखते नहीं प्रोग्राम में। पहली बार ऐसा गवर्नर शायद स्टेट को मिला, बहुत अच्छी बात है पूरे स्टेट के लिए कि बहुत आसानी से मैम से बात हो जाती है, उनसे दिशा निर्देश मिल जाते हैं। तो मैम, ये क्या पब्लिक कनेक्ट जरूरी है, लगता है आपको? जरूरी नहीं कि गवर्नर है तो प्रोटोकॉल ये है, बाकी चीजें नहीं हो सकती, जरूरी है मिलना सबसे? देखिए, मैं यहाँ पे जब राज्यपाल बनने के पहले मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष थी, तो ये तो मेरा काम करने का शुरू से ही रहा कि मैं देश भर में भ्रमण करना, लोगों की मदद करना, ये मेरे अंदर ये भाव रहता है कि, और वो पूरी ईमानदारी के साथ। मेरा ऑफिस में सारे लोग चले जाते थे, दिल्ली में जब थी, मैं आखिरी समय तक, जब तक मैं सब जो लोग, क्योंकि कितनी उम्मीद लगा के लोग 100-100 किलोमीटर से, आंध्र प्रदेश से आ रहे, उड़ीसा से आ रहे, झारखंड से आ रहे, और सबको ये मालूम था कि लोग वहां ऑफिस में बात करते थे कि वो मैडम के पास ही तुम अपना केस की लगाओ, वो वहीं न्याय मिल सकता है। ये भाव बढ़ गया था, एक विश्वास की सबसे बड़ी चीज होती। तो जब मैं ये काम करती थी तो अचानक ही मैं हमेशा बताती हूँ इस बात को कि प्रधानमंत्री जी का मेरे पास 8:30 बजे फोन आया, मोदी जी का, और पूछा कहाँ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो मैंने कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा अभी तो मेरा कार्यकाल है, अभी तो मुझे यही काम करना है, और सबकी मनसा और मेरी भी मानसिक रूप से ये काम करने में एक बड़ा आनंद भी आता था मुझे, और लोगों की उम्मीद भी मेरे से बहुत ज्यादा थी। तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई, अरे कहाँ मैं इसको, इससे छोड़ना पड़ेगा क्या, मुझे पता नहीं कौन सा जवाब देंगे। तो दूसरे दिन टीवी में चलने लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, और कि छत्तीसगढ़। अब मैंने जब यहाँ पर पहले तो सबसे बड़ी बात मैं बहुत खुले तौर पे, और जो मेरे मन में आता है मैं बात करती हूँ। मुझे भी इतना ज्यादा पावर और गवर्नर की क्या होते मुझे भी नहीं पता था।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस जवाब में नहीं पढ़ते रहते थे कि गवर्नर मुख्यमंत्री शपथ दिलाने का काम करते हैं, विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, उसके लिए विश्वविद्यालय कुलाधिपति, लेकिन वर्किंग आप क्या है स्टेट की ये तो मुझे पूरी जानकारी भी नहीं थी। तो फिर मैं प्रधानमंत्री जी को शपथ लेने के बाद मैं उनसे धन्यवाद देने गई, तो मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी को, ये एक बात बताइए, अभी तक जितने गवर्नर भेजते हैं बनते आए हैं, जनरली किसी की उम्र 65, 70, 75, जनरली यही लोग जाकर गवर्नर जो सेवा, तो मैंने कहा अभी तो मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है, आपने मुझे कैसे बना दिया गवर्नर। तो उन्होंने मुझे क्या कहा था कि देखिए, ये जो अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा है वर्षों से कि एक राजभवन में गवर्नर जो लॉर्ड गवर्नर बनकर अंदर बैठा रहता है, और तुम्हें नहीं पता है कि प्रदेश में गवर्नर का रोल कितना बड़ा है, इतना स्कोप है। उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। आज बताइए, भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जो है ना, वो उसके अध्यक्ष भी होते हैं, स्काउट गाइड, आपके तमाम जो सारी चीजें हैं, और आपका रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, ये एक सोशल वर्क जो उसके अंतर्गत कुलाधिपति विश्वविद्यालय के और सरकार के तमाम जितनी जो चीज है उनकी ऊपर निगरानी रखना, तो बोले इतना स्कोप है ये तुम, और मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम और को मैं खत्म करना चाहता हूं और एक्टिव लोगों को मैं गवर्नर बनाना चाहता हूं, और इसलिए मेरे को मालूम था कि तुम इतनी एक्टिव इतना काम कर रहे, इसलिए तुमको ये सोचकर भेजा है छत्तीसगढ़ में कि तुम वहां के जो क्षेत्रों का लोगों से मिलोगी और हर वर्ग से, हर समाज का, और ये तमाम सारी चीजों को तुम देखोगी, मुझे विश्वास है। फिर मैंने भी बोला उनको, मुझे हालांकि बड़ा दुख भी हुआ, मैंने कहा लोगों की उम्मीद मेरे से जागी थी, जब मैं देश भर में घूमती थी लोग इस विश्वास से आते थे कि हम उनके पास जाएंगे, और तो मुझे भी फील काम करने का। जब उन्होंने कहा कि वहां तो लोगों ने कहा 4 दीवारी के अंदर ही रहना पड़ेगा, किसी से नहीं मिलना पड़ेगा, ये तमाम सारी चीजें, तो वो चीज मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका यही रहा कि, तो इस भाव से कभी नहीं आया कि मैं बहुत बड़े पद पे पहुंच गई है तो आम व्यक्ति से ना मिलूं या बात ना करूं। ये जिम्मेदारी ही अगर मिली है तो उन करोड़ों लाखों लोगों की मतलब उत्थान के लिए, उनकी मदद के लिए, जो वास्तव में दुखी है, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है, तो ये तमाम सारी चीजें जो है, और फिर ये भी देखना पड़ता है कि अगर सरकार के द्वारा उनके हित के लिए कोई अच्छे विकास के लिए कोई ऐसा प्रावधान या कानून समय समय पर, इस पर राज्यपाल की भी भूमिका, ये चूंकि इसमें 13 जिला, ये पूरे जिले में 19 जिला जो है शेड्यूल एरिया माना जाता है, 5वीं अनुसूची जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बनाया गया है, जहां पर अति पिछड़ी जनजातियों ज्यादा रहती है, गरीब रहती है, और उसमें पैसा कानून का भी प्रावधान किया गया है। तो पैसा कानून के पीछे मकसद यही है कि ग्राम सभा को सर्वशक्तिमान माना गया है, कि ये ग्राम सभा ही वहां के लोगों के द्वारा निर्णय, वहां के डेवलपमेंट, वहां के तमाम सारी चीजों को लेकर ही वो निर्णय करेंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा? गवर्नर को शेड्यूल एरिया का सबसे बड़ा संरक्षक के रूप में अधिकार पावर दिया गया। उस क्षेत्र में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा भी अगर कोई कानून का अगर इम्प्लीमेंटेशन या लागू अगर कराना चाहे, और गवर्नर को लगता है कि ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है, अगर वो चाहे तो वहां पर वो कानून या नई नीति भी बनाने के लिए सुझाव ऐसे सरकार को दे सकते हैं। राष्ट्रपति से वो प्रस्ताव के आधार पर अनुमोदन करा के वो लागू किया जा सकता है। तो बहुत सारे अधिकार जो है 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया में मतलब गवर्नर को दिए गए। तो इसीलिए जो मैं देख रही हूँ इस क्षेत्र में लोगों की समस्या, आज आखिरी व्यक्ति, कभी सोचा ही नहीं था कि कभी गवर्नर के यहाँ क्या दूर तक भी फटकता नहीं होगा राजभवन के, तो मिलने की तो बात तो दूर की थी, लेकिन आज अंतिम व्यक्ति भी जब चाहे लोग आ जाते हैं राजभवन में, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि वो अब राजभवन नहीं रह गया, अब जनभवन बन के रह गया है, ताकि जनता का है। मैम, बहुत कम लोग जानते होंगे कि छिंदवाड़ा में आज भी अन्नू दीदी के नाम से आपको सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन
वो और आज के समय में काफी अंतर है मैम। जितनी डिस्टेंस है आम जनता के बीच में, वो डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन आज भी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए, बाकी क्षेत्रों में भी मान लीजिए, कनेक्ट प्रॉपर बन नहीं पाता। क्या जो नेता बनने के बाद या मंत्री पद या विधायक बनने के बाद जनता से दूर हो जाता है आम आदमी, या आम आदमी से वो दूर हो जाते हैं? अब देखिए, इन सारी चीजों को आप नेता लोगों से पूछिए, मुझे मत बताइए इसमें। अब जैसा दूसरी जी, दूर क्यों हो जाते हैं मैम लोग? क्या होना चाहिए? कनेक्ट रहना चाहिए पब्लिक से लगातार। अब ऐसा है, जो कनेक्ट रहते हैं तो कनेक्ट ही रहते हैं और जो दूर हो जाते हैं तो कुछ समय बाद जनता भी दूर कर देती है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मान समारोह की शुरुआत करने के लिए हमारे बिलासपुर संवाददाता उमेश मौर्य से कहूंगा। ये मैम बिलासपुर में हो रहा है, तो बिलासपुर जिले संभाग में जितने भी जिले हैं, वहां से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बेहतर काम किया है, हम चाहते हैं मैम, निवेदन है हमारा कि एक बार आपके हाथों उनका सम्मान हो। काफी लंबा इंतजार है, सब 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, आज सभी आए यहाँ पर। तो मैं उस सम्मान समारोह की शुरुआत करता हूँ। चलिए, सम्मान समारोह की आज जिनको बंसल न्यूज के माध्यम से, आज जिन ये कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों का जो सम्मान आज किया जा रहा है, जो समाज के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, उन सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और बंसल न्यूज को भी धन्यवाद देती हूँ कि हालांकि मैं आपको बताएं, ये मेरे से 2-3 महीने पहले से मेरे पीछे पड़े हुए थे। नामदेव जी बोले ही तुमको बिलासपुर में एक समय देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ये रोल मेरा इस टाइप का नहीं है भाई। मैं जो पब्लिक की जनरली डिस्कशन होता है राजनीति में, दोनों पक्ष विपक्ष को बुला के और आप लोग उनकी एक दूसरे को, तो मैंने कहा ये रोल मेरा थोड़ी है, मैं क्या करूंगी इसमें। अब आपने इसका रूप ही बदल गया, उच्च शिक्षा का वो हो गया। लेकिन इतना बताइए, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे मन में जो आता है, कुछ बातें आपके सामने मैंने जो रखी हूँ, कोई गलत तो मैंने नहीं बोला है? चलिए, अच्छा है कि इतना कम समय में आज वहां का भी कार्यक्रम था, अपना कोर्ट में बार एसोसिएशन का उनके शपथ ग्रहण था, और उसके बाद और आपके ही कारण मैंने वो 2 दिन का कार्यक्रम रख दिया। कल मैं कोटा भी जा रही हूँ, तो कम से कम ये 2-3 लोगों का लाभ मिल गया यहाँ आने का। और मैं आपको भी बहुत बधाई देती हूँ। और आप जिस तरीके से भी मतलब जो कार्यक्रम करते हैं और पूछते हैं, बहुत ही ऐसे जवाब सवाल, और आपका चैनल तो, और क्योंकि आज के जमाने में इतना मीडिया है, तो आपकी बात और लोगों तक भी मतलब जो भी देख रहे होंगे, आपने पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको और एवं आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद मैम।